नमस्कार, मैं हूं यश रैना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस की। पहले जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस को बुजुर्गों की समस्या माना जाता था, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान में गड़बड़ी के चलते युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए समस्या तो गंभीर है ही, लेकिन अब इसकी जद में युवा भी आ रहे हैं, तो ये बात और ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर 6 में से एक व्यक्ति आर्थराइटिस से पीड़ित है। ये आंकड़े भारत में लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं और भारत की सच्ची तस्वीर जताने के लिए भी ये आंकड़े पर्याप्त हैं, काफी हैं। आज जिस समस्या पर हम बात करेंगे कि आर्थराइट होता क्यों है और इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कैसे स्थायी समाधान इलाज हो सकता है और किस तरीके के टेस्ट कराने चाहिए। आपको बता दें कि इस समस्या को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे रियूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। इसके तरह एक जानकारी आपको और बता देते हैं कि आर्थराइटिस से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे, उन पर आप कॉल करिए और आप सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है भारत के लिए, तो इस पर चर्चा करना उतना ही जरूरी है। बड़ी बात यह है कि समस्या का समाधान है क्या, किस तरीके से टेस्ट कराने चाहिए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, ये तमाम जो सवाल हैं जहन में दस्तक देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। वेद चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफाश पर। थैंक यू जी वेद चतुर्वेदी जी, देखिए जिस तरीके से हम रोज इस विशेष बीमारियों को लेकर चर्चा करते हैं और आर्थराइटिस आज हमने इस बीमारी को इसलिए चुना है क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर साल वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी मनाया जाता है यहाँ तक कि, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि भारत के चाहे युवा पीढ़ी की बात हो, चाहे वयोवृद्ध व्यक्ति की बात हो या फिर 30 से पार कर चुकी उम्र व्यक्तियों की बात हो, लेकिन ऐसे में ये बड़ी समस्या गंभीर होती जा रही है। जिस तरीके से मैंने एक आंकड़ा भी बताया कि हर 6 में से एक व्यक्ति आर्थराइटिस का पीड़ित भी है। सबसे पहले इसी को बात में टिप्पणी लेना चाहेंगे कि आप इस बात से कितना सहमत है। रिसर्च तो आती रहती है सामने। नहीं, मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा। जी जब मैं भी एक फिजिशियन था, पहले रूमेटोलॉजिस्ट नहीं था, जी मैंने डीएम किया रूमेटोलॉजी में। मैं इस देश का पहला डीएम हूँ रूमेटोलॉजी में। जी तो मैं भी यही समझा करता था कि ये बीमारी बुढ़ापे का रोग है। बिल्कुल। और आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि ये बुढ़ापे का रोग नहीं है, हमारा बुढ़ापे मात्र का रोग नहीं है। जी तो जैसे कई बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, कैंसर एक जमाने में सोचा जाता था कि बुढ़ों को होता है। ऐसे ही आर्थराइटिस पे जब ग्रेजुअली रिसर्च शुरू हुई, डाटा कलेक्शन शुरू हुआ, तो पता पड़ा कि आर्थराइटिस मुख्यतः 4 तरह की होती है। जी एक तो देखिए जो वृद्ध लोगों में होती है, जैसे कि हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जो आर्थराइटिस थी, वो आपके माँ बाप या आपके घर में हमेशा कोई व्यक्ति जो थोड़ा वृद्ध है और उसको जोड़ों की तकलीफ है, स्पेशली घुटने की, और उसको हम लोग बोलते हैं कि ये बुढ़ापे की आर्थराइटिस, उसको बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। जी अब जैसे आपने सांपों को क्लासिफाई किया है कि ये कोबरा है, ये क्रेट है, ऐसी आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। बट बड़ी बीमारी क्या है, वो है यंग लेडीज में जी जो आर्थराइटिस होती है, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जी जिसके हाथ टेढ़े हो जाते हैं। जी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है 25 से 30 साल में और करीब इसका जो इंसिडेंस है 1% है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा है। जी और ये बहुत खतरनाक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और हमारा मेन फोकस है ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक लेडीज की बीमारी है। जनरली 99% समझ लीजिए लेडीज होंगे, जी कुछ मेल्स भी हो सकते हैं, कुछ बच्चों में भी आर्थराइटिस हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस। जी और एक आर्थराइटिस मेल्स में होती है जनरली, उसको मैं बोलता हूं स्पाइनल आर्थराइटिस। ये सबके एक मुख्य लक्षण है, ये याद रखिए कि जब भी ये आर्थराइटिस होगी तो ये सुबह सुबह ज्यादा आपको लगेगा, मतलब आपके हाथ सुबह सुबह अकड़ जाएंगे। जी इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग
स्टिफनेस। जी तो ये जिसको अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, चाहे वो आपके कमर में हो कि आप दिन भर तो अच्छा है बट आप आराम कर लिए थोड़ा 4-5 घंटे और तो सुबह सुबह उठेंगे तो अकड़ जाएगा। इसका एक मूलभूत लक्षण है, इसलिए पहला लक्षण हम पेशेंट से पूछते हैं जी कि आपको कोई ऐसा लक्षण तो नहीं कि सुबह सुबह आप अकड़ जाते हैं। इसको हमने बोला गया अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। जी तो 4 तरह की आर्थराइटिस मैंने बताई। एक आर्थराइटिस है जो कि वृद्ध लोगों में होती है, उसको जी। बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक आर्थराइटिस यंग वुमेन में होती है, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और एक बीमारी जो मेल्स में होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी, जी या साधारण भाषा में बोला जाएगा स्पाइनल आर्थराइटिस, और जी बच्चों की आर्थराइटिस। जी तो ये 4 मुख्य आर्थराइटिस। जी। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है शरीर में, और शरीर में किस तरीके के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, एक ऐसा पेशेंट होगा जो आएगा आपके पास, जी सबसे पहले तो जनरली यंग होगा। तो जब भी कोई यंग पेशेंट आता है तो हम ये पता लगा लेते हैं कि ये नॉर्मल आर्थराइटिस नहीं है, बुढ़ापे की आर्थराइटिस नहीं है। जी बुढ़ापे की आर्थराइटिस तो हमारे माँ बाप को होगा, हमको होगा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी। उसको मैं बोलता हूँ बिनाइन आर्थराइटिस। वो इतनी खतरनाक नहीं है। जी माने सांपों को क्लासिफाई किया जाए तो पानी का सांप है, नॉर्मल है, ज्यादा जी परेशानी से वो नहीं है। बट कोई यंग लेडीज या यंग मेल आता है तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि जनरली शुरू शुरू में सिर्फ दर्द होगा, उसके बाद सूजन होगी, उसके बाद जो जो फंक्शंस हैं वो अफेक्टेड होंगे। जैसे एक लेडी है, सुबह सुबह क्या करती है, सुबह सुबह उसको देखिए वो एक एज लेडी की ऐसी होती है जब उस समय शादी हुई होती है, अपने हस्बैंड का एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं, जी इन लॉज के एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं, और उसी समय ये स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी तो क्या होता है कि वो अपने हस्बैंड को भी नहीं बता पाती कि मुझे इतनी सारी समस्याएं हैं। तो आटा मारने से लेके सुबह से काम शुरू हो जाइए आप, कि जब वो उठेगी तो एक तो सब लोग तो जल्दी से उठ जाएंगे, ये उठ ही नहीं पाएगी क्योंकि अकड़ा रहेगा शरीर। जी दूसरा, इसको कपड़े नहीं बदल सकती अपने, बटन नहीं लगा सकती अपने, बाल नहीं कर सकती अपने, बाल अपना आटा नहीं मार सकती, रोटी नहीं बना सकती। तो ग्रेजुअली समझ में नहीं आता लोगों को कि ऐसी क्या बात है जो सुबह सुबह ज्यादा तकलीफ होती है। जी और बाद में थोड़ा जैसे जैसे दिन चढ़ता है वो ठीक हो जाता है। यदि इसका इलाज ठीक तरह नहीं किया गया, ये बड़ी अभाग्य की बात है कि हमारी स्पेशलिटी को लोगों ने समझा नहीं। जी इसको बोलते हैं रूमेटोलॉजी। जी कई लोग मुझसे बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को तो जब जोड़ की बीमारी होती है तो मैं आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता हूँ। तो दोनों में अंतर क्या है, एक आर्थोपेडिक सर्जन में और रूमेटोलॉजी में? तो यदि आपको चोट लग जाए तो एक फ्रैक्चर हो जाए तो बहुत अच्छा डॉक्टर है जी आर्थोपेडिक सर्जन, बट जोड़ों की कोई बीमारी हो जाए उसके लिए आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब हम जोड़ों के फिजिशियन हैं, वो जोड़ों के सर्जन हैं। तो जी यदि ये हम लोग मान के चलें तो एक जनता को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि यदि आपको यंग एज में कोई आर्थराइटिस, स्पेशली यंग एज आर्थराइटिस है, तो आप तुरंत रूमेटोलॉजिस्ट में जाए। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जी हमारे दोनों तरह की ओपीडी है, हम फ्री पेशेंट भी देखते हैं और प्रैक्टिस तो है ही गंगाराम में, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो दोनों तरह के एक सुविधाएं मौजूद हैं। इसका इलाज मौजूद है। देखिए क्या था, एक जमाने में ट्यूबरक्लोसिस का इलाज नहीं था। जी ट्यूबरक्लोसिस जवाहरलाल नेहरू की वाइफ को हुआ था, कमला नेहरू को, जी जिन्ना साहब को हुआ था, और दोनों की डेथ हो गई थी। आजकल टीबी में कोई नहीं मरता क्योंकि उसका इलाज साइंस ने निकाल लिया है। जी ऐसा ही आर्थराइटिस का इलाज साइंस ने निकाल लिया है। अनफॉर्चुनेटली आज भी पेशेंट बेचारे, उनको एक तो ये नहीं मालूम कि रूमेटोलॉजिस्ट क्या भला है, दूसरा एक रूमेटोलॉजिस्ट मिलता कहाँ है, जी तीसरा है कि वो नीम हकीम या फिर जो डॉक्टर्स, जैसे कोई कोई चला जाएगा ऑर्थोपेडिक के पास कोई। तो बेसिकली यदि आपको जोड़ों की बीमारी है तो आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट की खोज करना पड़ेगी, जो क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट को। आजकल क्या हो जी गया है
कि कई लोग ऐसे भी लिखने लगे हैं कि भाई मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, तो कोई जो आदमी पढ़ा लिखा है उस रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब, क्योंकि क्या है कि आजकल के लोगों की ये प्रवृत्ति बन चुकी है कि शुरुआत में हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ऐसे में जब हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तब वो दिखाते हैं कि ये समस्या है, लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे में खर्चा भी ज़्यादा और शरीर में भी समस्याएं और डॉक्टर भी परेशान होते हैं। ऐसे में तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? इसके हम के शुरुआती तौर पर क्या माने, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए बेसिकली कोई भी बीमारी, आर्थराइटिस ही नहीं, जी कोई भी बीमारी यदि आपको है तो जितना अर्ली, जैसे घर में आग लग जाए जी तो जल्दी आप बुझाएंगे तो जल्दी अच्छी बुझ जाएगी। जी तो बिल्कुल। ऐसे जॉइंट है, यदि आपके जॉइंट्स में आग लगी हुई है अंदर जी और आप उसको नहीं बुझाएंगे तो जॉइंट्स नष्ट हो जाएंगे। जब जॉइंट नष्ट हो जाएंगे तब हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेजते हैं जी कि भाई ये जॉइंट बिल्कुल खराब हो गया है और अब इसको आप इसको जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, जी तो वो अवस्था लास्ट अवस्था होनी चाहिए। जबकि तो इसकी यदि आपको जोड़ों की बीमारी है तो आप किसी रूमेटोलॉजिस्ट का पता लगाइए और उस रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि सबसे बड़ा संदेश यह है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। देखिए जी मैं एक सीनियर डॉक्टर हूं, मैंने MBBS 76 में किया था, जी उसके बाद मैं आर्मी में आया। उस समय भी आर्थराइटिस का इलाज अवेलेबल नहीं था। फिर MBBS के बाद मैंने MD किया, फिजिशियन बना, उस समय भी आर्थराइटिस का इलाज नहीं था। जी अभी जब मैंने DM किया, ये बात बहुत पुरानी नहीं है, जी ये बात है 1995 में। जी तो 1995 में नई नई दवाई आने लगी, तो हार्डली ये स्टोरी 20 साल पुरानी, ज्यादा पुरानी नहीं है। जी अब 20 साल में आर्थराइटिस के क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्की हुई है और इसका इलाज संभव है। जी डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना चाहते हैं कि शरीर में किस तरीके की कमी होती है जिसको पूरा करने के लिए जो मरीज है वो किस तरीके से पूरा करे और क्या खाना चाहिए जिससे वो कमी पूरी हो? देखिए जब भी कोई बीमारी होती है, जैसे कोरोना है, जी तो हम कहते हैं ना भाई कि भाई किससे हुआ, तो पता पड़ा एक वायरस से हुआ। जी हर बीमारी में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं बीमारी क्यों हुई। तो आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इसके लिए कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, जी इसका बिल्कुल। मतलब कुछ और कारण से बीमारी हुई है। जी तो उसको बोलते हैं हमारे को कि कुछ इम्यून सिस्टम में कुछ डिस्टरबेंसेस हुए हैं। जी तो इम्यून सिस्टम ऐसा है जैसे कि स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील यदि ऐसा हो जाए तो आर्थराइटिस हो जाती है, जी और स्टीयरिंग व्हील बहुत बिल्कुल खराब हो जाए तो कैंसर हो जाता है। जी इसका मतलब इम्यून सिस्टम के गड़बड़ी से आर्थराइटिस हो जाती है। और जितनी दवाइयां बनाई गई हैं वो ऐसे बनाई गई हैं कि आपका स्टीयरिंग ऐसा हो गया, तो इसको इस तरह कैसे किया जाए। एंड बिलीव मी, एज ए डॉक्टर ऑल्सो वी वर सरप्राइज। जी जो इम्यून मॉड्यूलेटर्स, जो इम्यून सिस्टम को सुधारने के लिए दवाइयां दी गई, तो इम्यून सिस्टम को जब ठीक कर दिया गया तो आर्थराइटिस ठीक हो गई। तो इन बीमारियों को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, जी या इम्यून सिस्टम के डिस्टरबेंस से होती हैं। जी मतलब इसका सीधा जुड़ाव इम्यून सिस्टम से होता है। हाँ, कई लोग जी सोचते हैं कि कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई खान पान में कोई ऐसी खराबी है। जैसे हमारे बाप दादा कहते थे भाई कोई दही मत खाओ, अचार मत खाओ, चटनी मत खाओ। तो ये सब मिथ है। मिथ का मतलब है जब किसी चीज के बारे में नहीं मालूम जी तो तरह तरह के मिथ्स होते हैं। कोई बोलेगा भाई कि आप बहुत ज्यादा अचार खाते हैं, कोई आप बहुत पापड़ खाते हैं, बट साइंस बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अचार चटनी पापड़ कितने ही खाइए, आपको आर्थराइटिस नहीं होगी। जी और अर्थराइटिस के कारण शरीर में कौन कौन से हिस्से में बदलाव देखे जाते हैं? सबसे ज़्यादा कौन से हिस्से में असर पड़ता है? देखिए हमारे जो जैसे कठपुतली होती है ना, कठपुतली, जी कठपुतली को बनाया गया है कि आपको एक कठपुतली के जॉइंट्स यदि आप खराब कर दीजिए जी तो कठपुतली का नृत्य खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल।
तो ये डे टू डे आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो बॉडी है वो सिर्फ हार्ट से नहीं बनी हुई है। कोई कहता है हार्ट जी स्पेशलिस्ट, जी हार्ट एक पोर्शन है, बट और भी कई चीजें हैं जैसे कि जॉइंट्स, जी मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स, बोन्स। यदि आपके इन सब में हो गया तो आपकी सबसे बड़ी अफेक्टेड जो चीज होती है वो होती है मोबिलिटी। जी आपने कई लोगों को व्हील चेयर पे देखा होगा। जी बिल्कुल। जब तक हम चलते रहते हैं हम कभी नहीं सोचते कि ऐसा हो सकता है कि मैं कभी व्हील चेयर पे बैठ जाऊं। जिस समय आदमी को, चूंकि आदमी को टाइम नहीं है दूसरे के बारे में, और ना हम सोचते हैं कि हमको ये हो सकता है, तो मोबिलिटी अफेक्टेड होती है, दैट इज नंबर वन। जी और मैं आर्थराइटिस को बोलता हूं पेनफुल पैरालिसिस। एक तो होती है पैरालिसिस जो कि स्ट्रोक से होती है, जी बट ये पेनफुल पैरालिसिस है। आप चल नहीं सकते क्योंकि आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो जो सुबह से लेके, आप देखिए, आप सुबह उठेंगे तो आप उठ नहीं पाएंगे अच्छी तरह से, जी आप कपड़े नहीं बदल पाएंगे, आप क्या करेंगे, ब्रश नहीं कर पाएंगे, आप कंघी नहीं कर पाएंगे, आप तैयार नहीं हो पाएंगे, आप जूते नहीं पहन सकते, आप जी मोजे नहीं पहन सकते, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो ये आप सोचते जाइए, पचासों चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते यदि आपको आर्थराइटिस होगी तो। जी। और ऐसे में इसके लिए कौन कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए ताकि शुरुआत में ही पता लग जाए, या फिर अगर नहीं भी कराते हैं तो इस तरीके का इलाज किस तरीके से संभव है और किस तरीके का खान पान हमें बदलना चाहिए? देखिए क्या हुआ कि यदि एक आम देखिए सोच में फर्क है। जी एक आम अंग्रेज जिसे कहते हैं हम लोग, जिन्होंने की बहुत सी चीजें निकाली, इलेक्ट्रिसिटी निकाली, कंप्यूटर निकाला, टेलीविजन निकाला, उन्होंने ही मॉडर्न मेडिसिन निकाली। जी जब पुराने जमाने में हम लोग ये सोचा करते थे, जब साइंस बहुत प्रगति पे नहीं जी थी, तो हम सोचा करते थे कि शायद भूत लग गया या भगवान नाराज हो गए। फिर बाद में क्या हुआ, चाइनीज सोचने लगे कि शायद कोई वो एक्यूपंक्चर करते हैं ना जी वो लोग कहते हैं शायद कोई एनर्जी का गड़बड़ी हो गई। और हम लोग सोचने लगे आयुर्वेदिक में कि कोई वात पित्त की गड़बड़ी है। बट जी उसी के ऊपर मॉडर्न मेडिसिन बनी है। मॉडर्न मेडिसिन ने कहा ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम की है और इम्यून सिस्टम से आर्थराइटिस होती है। जी हमेशा याद रखिए, साइंस हमेशा बढ़ती जाएगी। जो आज कंसेप्ट है, हो सकता है कि 20 साल बाद जो डॉक्टर आएंगे वो हमको मूर्ख समझेंगे, वो जी कहेंगे नहीं ये तो ऐसा था। तो ये साइंस बढ़ती जाती है, तो सबसे पहले वो टेस्ट किए जाएं। जैसे आपने पूछा ना कौन सा टेस्ट किया जी जाए, तो सबसे पहले तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए जो इस क्षेत्र में जानता है, उनको रूमेटोलॉजिस्ट जी बोलते हैं। वो क्या लिखेगा आपको, एक टेस्ट लिखेगा जिसको बोलते हैं रूमेटाइड फैक्टर, जी और एक टेस्ट होता है एंटीसीसीपी, और एक टेस्ट होता है HLA-B27। जी तो ये नाम है, ये साइंटिस्ट ने निकाले। बेसिकली ये सब टेस्ट करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को, और इससे पता चलता है कि किस तरह की आर्थराइटिस है। जी यदि आर्थराइटिस पता चल जाएगा कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसको पॉपुलरली गठिया बोलते हैं। जी देखिए इसका इलाज किसी और पैथी में नहीं है, ना चाइनीज में ना आयुर्वेदिक में। ये बीमारी रामचंद्र जी के जमाने से है। जी जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का भी कोई आयुर्वेदिक इलाज नहीं है। जी ऐसा ही इसका कोई आयुर्वेदिक इलाज नहीं है। बट जो इलाज एज ऑन टुडे, इन दवाइयों को हम लोग बोलते हैं इम्यून मॉड्यूलेटर्स जी या डिसीज मॉडिफिकेशन ड्रग्स। ये बहुत सस्ती दवाइयां हैं और बहुत सस्ता इलाज पॉसिबल है। हाँ, लंबे टाइम तक इलाज लेना पड़ेगा। जैसे ब्लड प्रेशर का इलाज लंबा चलता है, जी थायराइड का इलाज लंबा चलता है। तो 2-4 दवाइयां हैं जिसमें से कि एक मिथोट्रेक्सेट है, एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जी एक क्लेफेनामाइड है। ये सस्ती दवाइयां हैं। कुछ महंगी दवाइयां भी हैं जिनको बायोलॉजिक्स बोलते हैं। इसके लिए ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज मिला था, मिलने जा रहा था, जिसने निकाली थी। तो आर्थराइटिस के क्षेत्र में इतना काम हुआ, इतना काम हुआ जी कि हम और आप सोच भी नहीं सकते कि एक क्षेत्र में आदमी इतना काम कर सकता है। क्योंकि वेस्टर्नर ये हैं जिस चीज के पहले पीछे पड़ जाएं। देखिए एक बार ट्यूबरक्लोसिस का कोई इलाज संभव नहीं था। ट्यूबरक्लोसिस बहुत पुरानी बीमारी है, अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। बट एक वैज्ञानिक था, वो उसके पीछे पड़ गया, उसने ट्यूबरक्लोसिस का इलाज निकाल दिया।
पहले पता लग, ऐसा ही आर्थराइटिस के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है लास्ट 20 ईयर्स। जी, और किस तरीके का खाना पीना चाहिए हमें ताकि इस चीज से बचा जा सके और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके? देखिए, प्रिवेंशन हर बीमारी के लिए जरूरी है, जी चाहे कोरोना हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे आर्थराइटिस हो। तो जी आर्थराइटिस के प्रिवेंशन के लिए जैसे कहते हैं ना कि आप यदि हेल्दी रहेंगे तो बहुत सी बीमारी से दूर रहेंगे। जी सभी लोग कहते हैं भाई योगा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, करना चाहिए, वॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं हेल्दी रहने जी के लिए। ये जनरल प्रिंसिपल चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हो चाहे इंडियन में हो, हमारे यहाँ सब एक सही है भाई। स्मोकिंग नहीं करना, ड्रिंक्स नहीं करना, एक डेली वॉक करना है, जी डेली योगा करना है, क्योंकि एक आदमी को स्वस्थ रखता है। तो जी यदि आप स्वस्थ रखेंगे तो आपको जोड़ों की बीमारियां भी कम होंगी और भी बीमारियां कम होंगी। दूसरा, जी स्मोकिंग से कार्डियोलॉजी में तो बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ कि स्मोकिंग से हार्ट अटैक हो जाता है। पर याद रखिए, जो लास्ट 5 इयर्स की रिसर्च कहती है कि स्मोकिंग से आर्थराइटिस बहुत होती है। तो जी स्मोकिंग इज वन, और स्मोकिंग और पॉल्यूशन दोनों चीजें हमें आर्थराइटिस से परेशान करती हैं। बाकी कुछ वायरसेस हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, तो ये कुछ चीजों, कुछ आर्थराइटिस के बारे में हमें मालूम है कि अच्छा ये वायरस है चिकनगुनिया, इससे आर्थराइटिस हो जाता है, ये डेंगू से हो जाता है, कभी कभी टीबी से भी हो जाता है। बट जो मैंने 4 तरह की आर्थराइटिस बताई है जी का एग्जैक्ट कारण अभी भी नहीं मालूम, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब एग्जैक्ट कारण पता चल जाएगा तो फिर इतनी लंबी दवाई भी नहीं देना पड़ेगी। जी। क्या डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे पास आया है सोशल मीडिया के जरिए। एक दर्शक ने पूछा है, क्या अर्थराइटिस में केला खाना चाहिए? हाँ, ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो कि हम लोगों को मना किया गया है कि भाई ये मत जी खाइए। जैसे एक मिथ है ना कि अचार चटनी पापड़ नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, एक बात जरूर है, कभी कभी पेशेंट खुद आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं दही खाता हूं तो मेरे को दर्द होता है, जी तो मैं तो मत खाइए। हो सकता है साइकोलॉजिकल हो। जी अब जैसे मैं कॉफी पीता हूं तो मेरे पेट में दर्द होता है, तो मैं डॉक्टर के पास थोड़ी जाता हूं, मैं कॉफी नहीं पीता हूं। तो मेरा मतलब है कि वो चीज आप अवॉइड कर सकते हैं यदि आपको उससे कोई परेशानी है। बट आर्थराइटिस के क्षेत्र में सिर्फ एक आर्थराइटिस है जिसको गाउट बोलते हैं। सडन बहुत जबरदस्त दर्द होगा आपको, आपका एक पैर सूज जाएगा। जी उसमें जरूर हम लोग बोला करते हैं कि ये रिच मैन आर्थराइटिस है। जो लोग ज्यादा खाते पीते हैं, ज्यादा नॉन वेज, ज्यादा फिश, रेड मीट, अल्कोहल, उसको बोलते हैं रिच मैन डिसीज, उसका गाउट। तो गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। बाकियों के लिए फिलहाल ऐसा कोई प्रूफ नहीं है साइंस के पास। जी। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राम कुमार उकलाना से। राम कुमार, आपका सवाल क्या है इस विषय से जुड़ा हुआ? अभी डॉक्टर साहब ने बतलाया जी कि ये प्रॉब्लम तो आर्थराइटिस की है, वो टीबी से भी हो सकती है। जी कोई टीबी का पेशेंट अगर मेडिसिन ले रहा है जी तो उसको क्या बचाव करना चाहिए तो ये प्रॉब्लम ना आए? टीबी, देखिए, हर जैसे कोई कहे ना कि मेरे को एक ग्लैंड हो गया, तो ये ग्लैंड यदि यहाँ हो जाए तो वो कैंसर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। लंग्स की टीबी, सर लंग्स की टीबी होने के कारण, फ्लूइड होने के कारण टीबी की मेडिसिन दी जा रही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि लंग्स की टीबी का जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो टीबी का इलाज ले रहे हैं, जी सर, अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उससे वो लंग्स के टीबी से ये टीबी नहीं होगा। ये टीबी दूसरा टीबी होता है। टीबी के जो कीटाणु हैं एक वो कहलाते हैं हमारे यहाँ नॉन स्पेसिफिक, मीन्स एक लंग्स के टीबी वाले कीटाणु अलग होते हैं और जोड़ों के टीबी वाले कीटाणु अलग होते हैं। तो आप इसको मिक्स मत कीजिए अपने को। आपको छाती का टीबी है, उसका इलाज कराइए। हाँ, टीबी की जो दवाई दी जाती है जी जी, उनसे कभी कभी जोड़ों में दर्द हो सकता है किसी को, रेयरली। उसका क्या किया जाए यदि ऐसा होता है? नहीं, यदि ऐसा होता है कभी जोड़ों में बहुत, एक मेरे पेशेंट थे, बहुत
एक वीआईपी थे दिल्ली का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जगह जगह घूम रहे थे, उनकी वाइफ को टीबी का इलाज चल रहा था, तो बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द था। तो मैंने कहा ये टीबी की दवाइयों से है। फिर हमने उन दवाइयों को चेंज करके दूसरी दवाई दी, तब वो बहुत रेयर होता है, लाखों में एक को होता है। जी सर, थैंक यू सर। चलिए राम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल ये है, मैं चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में बताएं, क्या आर्थराइटिस से किसी की मौत भी हो सकती है? देखिए, आर्थराइटिस से लॉन्गिविटी कम हो जाती है। एक नॉर्मल आदमी 70 साल 80 साल जीता है, यदि आर्थराइटिस हो तो साइंस ने काफी स्टडीज की हुई है कि उसकी लॉन्गिविटी कम हो जाती है। तो जो 70 साल तक जीना है वो 50 साल तक जीता है। तो ये आर्थराइटिस में पॉसिबल है। और कभी कभी कई तरह की आर्थराइटिस है जिससे कि डेथ भी हो सकती है, वो अलग तरह का विषय है, उसको हम लोग वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, उसमें हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। पर्टिकुलरली आर्थराइटिस की बीमारियां क्रॉनिक बीमारियां हैं, लॉन्गिविटी कम कर देती है। जी, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वेद चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवालों के जवाब दिए हैं और उम्मीद है कि सभी दर्शकों को संतोषजनक उत्तर मिले होंगे जितने भी सवाल पूछे गए हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।